गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टू वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर्स। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नए वीडियो के साथ में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर। 2020 का क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। जिन बच्चों को भी 2020 का एग्ज़ाम पेपर चाहिए या उससे रिलेटेड जो सोल्यूशन है वो समझना है, किसी क्वेश्चन में उनको अगर क्वेरी हो रही है, डाउट आ रहा है, सो प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी गई है। प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाएं, केमिस्ट्री 2020 डालें और वहाँ पर आपको हमारे जितने भी 2020 के अभी तक की वीडियोस हैं वो सारी वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अब हम यहाँ पर 2019 की बात कर रहे हैं और 2019 के क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करूँ तो 2019 में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 तक क्लासली सॉल्व, 25 तक नहीं, 25 का एक पार्ट मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है उसके ऑप्शन के अंदर कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। सो क्वेश्चन नंबर 25 के ऑप्शनल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, डिसाइड करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर 25 के और में जो क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं। उसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट जो था वो न्यूमेरिकल था, ठीक है। वो न्यूमेरिकल क्या आया था, अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर was passed through two electrolytic cells, X and Y, connected in series containing electrolytes FeSO4 and ZnSO4 until 2.8 gram of Fe deposited at the cathode of cell X. How long did current flow? How long did current flow? Calculate the mass of zinc deposited at the cathode of cell Y. बहुत सा बड़ा सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन था। देखिए, अ स्टेडी करंट ऑफ 2 एम्पियर, एक स्टेडी करंट 2 एम्पियर का पास करवाया जा रहा है 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के थ्रू, ठीक है। और वो 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एक्स और वाई की अगर हम बात करें तो वो कनेक्टेड किए गए हैं सीरीज़ के अंदर, जिनके जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है वो FeSO4 और ZnSO4 हैं, ठीक है। अंटिल 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपॉजिटेड एट द कैथोड। कब तक, जब तक 2.8 ग्राम ऑफ Fe किस पे डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा है। कौन से सेल के ऊपर, सेल X के ऊपर। सो हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना लंबा जो करंट है वो फ्लो होगा। एंड आपको जिंक के ऊपर, जिंक का कितना जो मास है वो डिपॉजिट होगा, ये आपको बताना रहेगा।
सबको क्वेश्चन पढ़ के एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे हमारा फेराडे रूल लगेगा। सो हम यहाँ पर फेराडे रूल को, फेराडे लॉ को क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ पर फेराडे रूल की बात करें तो फेराडे का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। M = Z × I × T, है ना, यही होता है फॉर्मूला फेराडे का, M = Z × I × T। चलिए अगर हम बात करते हैं M की, अगर हम बात करते हैं किसकी, और इस फॉर्मूले को एक्सपांड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा Z की वैल्यू होती है E/96500 × I × T। सो मास देखा जाए तो हमको दे रखा है 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपॉजिटेड, ऐसा बोला गया है। सो मास हमको दे रखा है, सो मास की जगह पे तो हम ले लेंगे 2.8 को, ठीक है, 2.8 को हम यहाँ पर ले लेंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें कि आयरन जो है, देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि आयरन का अब इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। मैं आपको E की वैल्यू निकाल के बताती हूँ, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर से निकालते हैं। अब यहाँ पे जो हमें आयरन दिया हुआ है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 56, और अगर हम इसके n फैक्टर की बात करें तो इसका n फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर 2, डेफिनेटली n फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 56 / 2, है ना। तो आप चाहें तो यहाँ पर रख सकते हैं, E की जगह पे हम क्या रख देंगे, 56 / 2 × 96500 इंटू करंट कितना बोल रहा है, करंट बोल रहा है 2 एम्पियर। सो यहाँ पर करंट की जगह पे आ जाएगा 2, और टाइम हमको क्या करना है, टाइम हमको कैलकुलेट करना है, टाइम हमको निकालना है, ठीक है ना। सो इस तरीके से आपको जो पूरी वैल्यू है उसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आप किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 2.8 को आप यहीं रहने दें, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इधर आएगा तो काय में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 96500 इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर हो जाएगा। 56 यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा और 2 भी यहाँ से डिवाइड में चला जाएगा, = में हो जाएगा 2। डेसिमल हटेगा तो यहाँ एक 0 बढ़ेगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए कट कर देते हैं। देखो 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 8 = 16, 2 7 = 14, 2 1 = 2, 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 4 = 8। या इतना लंबा हमने क्यों कैलकुलेट कर लिया, सो सॉरी। सीधे सीधे 7 के टेबल से हम इसको काट सकते थे। 7 4 = 28, 7 8 = 56, ठीक है। 4 1 = 4, 4 2 = 8, है ना। फिर कट कर देते हैं तो 2 1 = 2, और 2 4 = 8, 2 8 = 16, 2 2 = 4, और 2 5 = 10। तो सीधे सीधे कैलकुलेट करने के बाद में हमारा जो t है वो t आ गया है 4825 ये सेकेंड्स। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, फॉर्मूले में बस वैल्यूज पुट करनी थी और सॉल्व करना था। इतना उसको घुमा दिया है लेकिन बहुत ही इजीली आपसे पूछा गया है ना। हाउ लॉन्ग डिड करंट फ्लो, मतलब यहाँ पे हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछा गया है आपसे। अब अगर इसको मुझे किस में कन्वर्ट करना हो, मिनट्स में कन्वर्ट करना हो, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर जब इसको किससे कन्वर्ट करूँगी, मिनट्स में कन्वर्ट करूँगी, तो इसको मैं डिवाइड कर दूँगी 60 से, तो ये मेरा बेसिकली आ जाएगा 80.417 मिनट। सो सेकेंड में भी आप आंसर लिख के आ सकते हो, और अगर आप चाहें तो मिनट में भी आप इसका आंसर लिखकर आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट। ये तो अभी हमने किसकी बात करी, इसका केवल अभी हमने क्या निकाला है, अभी केवल हमने
हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो ही निकाला है, बट जिंक का कितना मास डिपॉजिट हो रहा है कैथोड के ऊपर वो नहीं निकाला है। तो यहाँ तो मैंने फैराडे का फर्स्ट रूल अप्लाई किया था और फर्स्ट रूल अप्लाई करके मैंने यहाँ पर सीधे सीधे जो टाइम था वो यहाँ पर निकाल लिया है। अब ये मेरा फैराडे का फर्स्ट लॉ लगा था, लेकिन मुझे अगर जिंक डिपोजिशन की क्वांटिटी निकालना है सो उसके लिए मुझे यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट करूँगी मेरे फैराडे के सेकेंड लॉ का, जिसका फॉर्मूला होता है m1 अपॉन में m2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन में E2, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, सेकेंड वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला पुट ऑन कर रही हूँ, m1 अपॉन में m2 और इज इक्वल्स टू में E1 अपॉन में E2, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा m1 जिंक के लिए अगर हम बात करें तो 2.8 ग्राम ऑफ Fe डिपॉजिटेड, ये हमारा पहला मास हो जाएगा। तो पहले वाले मास को मैं यहाँ पे रख दे रही हूँ 2.8 और m2 किसके लिए, जिंक के लिए मुझे निकालना है, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, हाँ कैलकुलेट द मास ऑफ जिंक ही पूछा गया है ना। तो m2 की वैल्यू मतलब कि मुझे Zn जिंक की जो वैल्यू है वो मुझे कैलकुलेट करना है। अब मैं यहाँ पर इक्विवेलेंट मास सबसे पहले आयरन का देख लेती हूँ। सो आयरन का इक्विवेलेंट मास हमने निकाला था 56/2, ठीक है। और जिंक की अगर मैं बात करूं तो जिंक का एटॉमिक मास होता है 3। सो आप 65 ले लें अप्रॉक्सीमेट, और यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय हो जाएगा ये 2। तो आप देख सकते हैं इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 हो जाएगा कैंसल, है ना। अब m2 मेरा उधर चला जाएगा जिंक के लिए, है ना, और बचेगा क्या 56, सॉरी m2 जब मेरा मैं उधर भेज दूंगी तो ये जो 56/65 है इसको मुझे इधर लेके आना पड़ेगा। सो m2 ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2.8 इंटू में 65 और अपॉन में 56, ये होगी मेरी किसकी वैल्यू, ये वैल्यू मेरी हो जाएगी m2 जिंक की, यानी कि Zn की वैल्यू हो जाएगी। सो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल हटाया और एक ज़ीरो बढ़ाया। अब इसको भी हम वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए 7 4 ज़ा 28, 7 8 ज़ा 56, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, है ना। उसके बाद में 2 1 ज़ा 2 और एक 0, 2 3 नहीं ये नहीं कटेगा, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 13/4। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे सो m2 Zn की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी हो जाएगी 3.26 ग्राम। इतना जिंक जो है वो वहाँ पर क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने 2 फॉर्मूले यहाँ पर पुट करे हैं, ठीक है। पहले फॉर्मूले के अंदर मैंने ZIT वाला फॉर्मूला लगाया, फैराडे का फर्स्ट लॉ लगाया, और जो दूसरा वाला मेरा फॉर्मूला था उस दूसरे वाले फॉर्मूले के अंदर मैंने फैराडे का सेकेंड लॉ लगाया है और उसको क्या कर लिया है, उसको बहुत ही ईजीली तरीके से मैंने सॉल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के हमारे सेकंड पार्ट की तरफ कि इस क्वेश्चन का अगर हम सेकंड पार्ट देखें कि सेकंड पार्ट बी वाला पार्ट हमें क्या दे रखा है। तो एक क्वेश्चन तो ये था और बी में ये था, देखिए बी का क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। बी वाले पार्ट में था इन द प्लॉट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी, इन द प्लॉट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ concentration C half, following curves are obtained, for two electrolytes A and B.
ठीक है। अब देखिए आपको एक ग्राफ दिया हुआ है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए ये कंसंट्रेशन का स्क्वायर रूट और ये हो जाएगी आपकी मोलार कंडक्टिविटी, ये बी पॉइंट और ये आपका ए पॉइंट दिया हुआ है। आंसर द फॉलोइंग। अब आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहले तो आपको ये पूरा क्वेश्चन ग्राफ वगैरह दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो और वाला क्वेश्चन था वो मैंने इसके पहले आपको करवाया, लेकिन अगर आप ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले थे तो आपको ए को भी अटेम्प्ट करना था और बी को भी अटेम्प्ट करना था, आपको दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट करना थे। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था कि इन द प्लॉट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन फॉलोइंग कर्व्स आर ऑब्टेन्ड फॉर 2 इलेक्ट्रोलाइट्स। सो मोलार कंडक्टिविटी और स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच में आपको देखिए इस तरह से 2 कर्व मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे इन 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन था प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। और दूसरा हो जाएगा What happens on extrapolation of del m to concentration approaching 0 इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। तो आपसे 2 क्वेश्चन बच्चों ये पूछे गए हैं कि व्हाट हैपेंस ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ डेल एम कंसंट्रेशन अप्रोचिंग 0 कंसंट्रेशन ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा अगर हम बात करते हैं किसकी कि नेचर की, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या होगा, तो सबसे पहला तो ए जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, और बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। क्योंकि आपको एक्स्ट्रापोलेशन से ही समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए ए पर हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है और बी के ऊपर हमें कर्व मिल रहा है। तो यहाँ पर ए जो हो जाएगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और बी क्या हो जाएगा, बी जो हो जाएगा वो आपका क्या हो गया है, वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया है। ठीक है, क्लियर। और सेकंड वाला है व्हाट हैपेंस ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ डेल एम टू कंसंट्रेशन अप्रोचिंग 0 टू इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी। तो डेल एम नॉट जो रहेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो एक्सट्रापोलेशन से ऑब्टेन नहीं कर सकते हम, जबकि अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मतलब कि ए को हम इंटरसेप्ट से क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से एक्सट्रापोलेशन से हम उसको नहीं निकाल सकते, लेकिन ए वाले की बात करें तो ए के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपके हो जाएंगे पर्टिकुलर 2 क्वेश्चन। तो आपका जो भी 2019 का सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर बच्चों था उसके अंदर ये ए वाला पार्ट था और ये था आपका बी वाला पार्ट, और इन दोनों के ऑप्शन में एक क्वेश्चन था जो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।